अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज 26 नवंबर है और आपको पता है कि 1 साल पहले 26 नवंबर वाले दिन क्या हुआ था। और ये जो हमारा लोगो है ये आपको बता रहा है कि डी चौक था वो, और डी चौक के नाम के ऊपर वहाँ पे जो लोग गए थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया था और किस तरीके से वहाँ पे जो एक खून की होली जो थी वो खेली गई थी। आज उसको 1 साल हो गया है और हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, 1 साल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीटीआई इसके ऊपर बहुत बड़ा एक इश्यू बनाएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आज के दिन कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। छोटा-मोटा कोई उन्होंने चीज़ें 1-2 की हैं या कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो भी ज़रा बात करते हैं। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि अडियाला में मुलाकात के लिए गई थीं उनकी सिस्टर्स इमरान खान की, उनकी मुलाकात फिर नहीं होने दी गई, फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा हंगामा हुआ और रात गए तक जो है वो वहाँ पे धरना था। और जंग और जियो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो धरना जो ख़त्म हो चुका हुआ है। बहरहाल उसकी जो बाकी लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो भी ज़रा आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो साबिक अब तो साबिक उनको कह देना चाहिए क्योंकि कल उनकी रवानगी है, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, अब उनको साबिक कहा जाएगा। तो वो उनकी रुखसती जो है वो कल मुकम्मल हो जाएगी, तो उनका भी ज़रा तज़िया करते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो हमसाये में एक बढ़क मारी है उनके वज़ीर दिफ़ा ने इंडिया के, और उन्होंने कहा जी कि सिंध जो है वो हमारा हिस्सा बन सकता है और बॉर्डर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो ये जो उन्होंने अपना एक ख्वाब का इज़हार किया है, तो उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। दूसरी तरफ कनाडा में जिस तरह बाकी मुल्कों में भी होता रहता है, कनाडा में भी खालिस्तान का रेफरेंडम इस दफ़ा ऑट्टवा में उन्होंने अरेंज किया हुआ था संडे को। ये जो अभी संडे गुज़रा है, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो है बड़ी काफ़ी उसको तकलीफ़ है, और इसके बावजूद कि इसी संडे को मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, जहाँ के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की कार्नी की, तो उसका भी तजिया करते हैं। और साथ-साथ इंडिया ने ऐलान किया है कि वो कार्गो फ्लाइट्स शुरू कर रहेगा अफ़गानिस्तान के साथ। तो एक तरफ हम अफ़गानिस्तान को धक्के मार रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया उसको वेलकम कर रहा है। तो इस सारी सूरत-हाल का ज़रा तजिया करते हैं, और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब। साद भाई बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद आज आप देख रहे हैं कि ये जो लोगो है ये हमने 1 साल पहले इसको शुरू किया था, डी चौक, और डी चौक में क्या हुआ था वो सब लोग जानते ही हैं। आज उसकी पहली एनिवर्सरी है जी, और इस 1 साल के अंदर आप क्या समझते हैं कि चीज़ें ख़राब हुई हैं मज़ीद, या चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं? क्या कोई उम्मीद की किरण अभी मौजूद है या नहीं है? और फिर पीटीआई का, जिस तरह मैंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि पीटीआई इस दिन को एक बहुत बड़ा इवेंट बना के इससे शायद किसी न किसी मूवमेंट का आगाज़ करेगी। तो इस तरह की कोई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही है, अगर आपको नज़र आ रही है तो हमें बताएँ जी। जी हाँ, आपने जैसे कहा कि इसकी 1 साल की एनालिसिस करनी है, तो मेरे मेरे ख़्याल में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हालात बेहतर नहीं हो रहे। ऊपर-ऊपर से तो बहुत कुछ लगता है कि स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि इन्होंने 26 नवंबर को जो किया, ब्लडशेड जो हुआ, उसके ऊपर भी दुनिया ने काफ़ी रिएक्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था उन्हें। करना चाहिए ये था। अफ़सोस की बात है। और फिर दूसरी चीज़ उन्होंने की उसके बाद कि 26वीं आइन का जो अमेंडमेंट आया, अब तो 27वीं भी आ गई है। तो इन्होंने पहले तो जुडिशरी को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, उसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में ले आए ये, और अब बेसिकली जो कुछ रहा सहा था वो 27th अमेंडमेंट में हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना लिया, और फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते, वो एक आदमी के पास आ गई टोटली। प्रीवियसली तो ये था कि थोड़ी थी स्प्लिट थी अथॉरिटी। एक जैसे ये आपने कहा शमशाद मिर्जा थे लास्ट सीजीएस, तो वो ठीक है, चेयरमैन थे जॉइंट चीफ्स के, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास भी नहीं थी, लेकिन वो स्प्लिट थी तीनों कमांड्स के अंदर। और अब एक आदमी, और वो काफी डेंजरस चीज है इन द सेंस कि नॉट ओनली कि एक आदमी है, और उसकी सिचुएशन पर्सनली बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, उनकी उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी और सारी चीजें जो हैं एक आदमी में जब आ जाती हैं तो उनको और सारे प्रमोशन, सारे ट्रांसफर्स वो इसके लेवल के ऊपर खुद ही करेंगे एक आदमी। तो इससे जो सिस्टम है, ये जो हाइब्रिड रिजीम है, ये जो सिस्टम सेटअप हुआ है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हुई है 1 साल के अंदर, बहुत जबरदस्त हुई है। और इससे पाकिस्तान की जो रही सही डेमोक्रेसी है वो पूरी खत्म हो गई। नहीं, अब वो डेमोक्रेसी रही सही, डेमोक्रेसी का मेरा ख्याल है अब कहना भी नहीं चाहिए हमें कि हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी है। उसका डेमोक्रेसी का तो डी भी नहीं है हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है कि अब इसका कुछ और नाम रख देना चाहिए, कोई क्रेसी रख दें, कोई क्लेप्टोक्रेसी रख दें, कुछ भी कर दें। मेरा ख्याल है कि ये अब हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए। लेकिन किसान साहब, मैं इसे इतना कहूंगा कि फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? हम इसको अलाउ करते रहें और ये सिस्टम चलता रहे 10 साल, उसके बाद फेल हो जाए। उससे मुल्क को, जैसे प्रीवियस सिस्टम्स इसी तरह के, अयूब खान का फेल हुआ, जियाउल हक का फेल हुआ, मुशर्रफ का फेल हुआ, और अब ये होने जा रहा है 10 साल के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो उस इदारे को सोचना चाहिए ना, जो इदारा, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये जो इदारा है जो अपने आप को कहता है कि हम स्टेट हैं, हम रियासत हैं, अगर ये इदारा जो है ये अपने आप को चले वो समझते हैं कि हम स्टेट हैं, ठीक है, तो फिर स्टेट के लिए कुछ करें ना यार। यानी एक बंदा आता है और वो उसका जाने का नाम ही नहीं करता, वो उसको जाने को, यानी उसकी कोई अजीब सी ये कंडीशनिंग होगी भी होती है कि वो कहता है कि नहीं, मैंने जाना ही नहीं है। अब ये क्या बात है? मुझे इस साइकोलॉजी की समझ नहीं आती कि एक बंदा आता है और वो कहता है जी मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेनी है, और इदारा भी जो है उसको फॉलो करता चला जाता है। ये अजीब बात है। और करता चले जाता है। और ये तो हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हमारी जो फौज का एक तरह की एक थिंकिंग जब रही है कि वो समझते हैं हम इस मुल्क के डिफेंडर्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा हम मुल्क के और इस स्टेट के गार्डियंस भी हैं अगेंस्ट एनीबडी वी कंसिडर एन एनिमी। तो इसमें जो है, जो इनके जो एनिमीज हैं उसकी जो लिस्ट है, उसमें डेमोक्रेटिक फोर्सेस तो आ गई हैं ना। आप पसंद ना करें डेमोक्रेसी का नाम लेते हुए इस सिस्टम का, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कसाना साहब तो यही होना चाहिए ना किसी भी पार्टी का, कि इसको रिवाइव करना चाहिए। वो तो होना चाहिए, देखिए होना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन मसला ये है साथ भाई कि देखें ना, आपने कहा जी चलें इदारा है, इदारे को भी तो फिर अपने अंदर एक सिस्टम बनाना चाहिए ना, कि भाई एक चीफ आएगा, वो अपनी टर्न पूरी करेगा और फिर चला जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, चलें हम ही नहीं रूल करना है, लेकिन कोई सिस्टम तो बनाए ना। आप एक बंदा आता है, वो आके कैप्चर करता है और कहता है मैंने नहीं जाना, जो कुछ भी है मैंने ही करना है। ये जो है ये कितना खतरनाक है। चलें वो तो खतरनाक एक छोटे लेवल पे है ही है, लेकिन ये भी उतना ही खतरनाक है कि एक बंदा, वो जिस तरह भी आपने खुद ही फरमाया कि सारी की सारी पावर, प्रमोशंस, फायरिंग, हायरिंग, हर चीज एक बंदे के हाथ में आ गई। अब वो भी सिर्फ आर्मी की नहीं बल्कि एयरफोर्स की भी आ गई, नेवी की भी आ गई। तो फिर क्या होगा? क्या ओवर सेंट्रलाइजेशन जो है ये तो इट किल्स, बिल्कुल किल करती है। इसी चीज में तो मैं आ रहा हूं ना कि कसाना साहब, कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ये खुद को रिफॉर्म नहीं कर सकता। ये सिस्टम ये बिलीव करता है कि ये दुनिया रिफॉर्म हो जाए, पाकिस्तान रिफॉर्म हो जाए, सोसाइटी रिफॉर्म हो जाए, इसको रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। और ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ये तो आज की बात तो नहीं है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक के कोई इनकी सिविलियन ओवरसाइट नहीं आएगी, जब तक के इंस्टीट्यूशंस रिस्टोर नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर नहीं होगा, जब तक के ये वापस आना और रिफॉर्म होना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन देयर ओवरऑल मॉडल, जो कि उनका मॉडल है उसमें थिंग्स आर आई थिंक रियली फ्लॉड, क्योंकि उसमें उनको समझ खुद नहीं आ रही है कि हम क्या करें। एक इदारे के ऊपर एक बंदा आके बैठ जाता है, वो कहता है मैंने नहीं जाना, वो सारा इदारा कहता है जी ठीक है नहीं जाना। बिल्कुल एक फाइनल पॉइंट मैं इसमें ये कहता हूं कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर छोटी सी कोई स्टेट हो अफ्रीका के अंदर, होमोजीनियस स्टेट हो जिसकी पॉपुलेशन वो 20 मिलियन हो, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, और मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, लेकिन वहां तो ऐसा सिस्टम चल सकता है थोड़े वक्त के लिए। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतना डाइवर्सिफाइड मुल्क है, तो उसके अंदर डेमोक्रेसी के अलावा कोई और सिस्टम चल ही नहीं सकता। अगर आप इन्होंने चाइनीज मॉडल लेके आना है ना, लेकिन चाइनीज मॉडल में शार्प डिफरेंस, और इसमें लिखता आया हूं, आपने मेरा पढ़ा भी होगा कि भाई देखें उसके अंदर 50 साल लगे थे इस सिस्टम को डेवलप करने में, और उनकी जो लीडरशिप थी उसमें भी पीएलए जो उनकी लिबरेशन आर्मी है उसके ऊपर पॉलिटिशियंस का कंट्रोल था या पार्टी का कंट्रोल था, पार्टी का कंट्रोल था। उन्होंने कभी इनको अलाउ नहीं किया कि आप रन करें मुल्क को, हम आपको वॉच करेंगे,
एंड सो ऑन। एनीवे, तो ये बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है। तो हाँ, लेकिन उसमें ये है ना, देखें चाइना की भी अगर मिसाल देते हैं तो चाइना ने कम से कम तरक्की तो करके दिखाई है ना, दुनिया में इससे तो उन्होंने वक्त डाला हुआ है, ठीक है। जी दूसरी तरफ उन्होंने करप्शन फ्री अपने आप को कर दिया हुआ है तकरीबन। और हमारे यहाँ तो अभी ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, मैंने उस दिन भी कहा था, आज आज इसको लोग सेकंड कर रहे हैं, मैंने कहा था कि ये जो रिपोर्ट छपी है ये पूरी छपी नहीं है, इसमें से उन्होंने बहुत सारी चीजें विदहोल्ड की हैं, और वो भी हमारी गवर्नमेंट के कहने पे विदहोल्ड की हैं। बाकी लगाई हैं जो छपी हैं वो भी इतनी खतरनाक हैं कि उसमें पता चल रहा है कि $26 बिलियन या $20 बिलियन जो है पर ईयर हमारे यहाँ करप्शन होती है। अगर आपने चाइना का ही मॉडल लेके आना है तो फिर उसमें ये चीजें भी करें ना आप। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको ये देता हूं कि 2 महीने पहले प्रेसिडेंट शी ने 12 सीनियर जनरल्स को फायर किया है फायर एट किया द है, हाँ हाईएस्ट जी, लेवल, जी, हाँ, करप्शन के लिए। तो अब मैं वापस आता हूं आईएमएफ की रिपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल उन्होंने रिडैक्ट किया रिपोर्ट के। हाँ, ये जो आप जो देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं, वो तो आफ्टर लॉट ऑफ कंसल्टेशन और ये और वो, जी, कि ऐसी कोई सेंसिटिव चीज ना आ जाए जिसमें नाम भी आ जाए कि भाई हाँ, इस गवर्नमेंट में कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। भाई इतना स्टैगरिंग फिगर है वो, 6% ऑफ जीडीपी, माय कि भाई गॉड, वो तो इसमें बैठ जाता। और उसके अलावा हम उसको डेफिसिट को कवर करने के लिए हम लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, लोन जब पे तो लोन लिए जा इकोनॉमी रहे हैं। आगे नहीं चलती ना। दिस इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा साथ ये भी देखें कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन ये है कि आप एक बंदे को आपने इनकम्युनिकाडो किया हुआ है, उसको जेल में भी डाला हुआ है, इनकम्युनिकाडो भी कर दिया हुआ है, किसी से आप मिलने नहीं दे रहे, भी क्या मसला है आपके साथ? आप किसी को क्यों कैसे रोक सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेसी हैं, सो कॉल्ड, चलें तो वो भी सही, तो फिर आप उनकी बहनें जाके रो रही हैं, पीट रही हैं, उनके ऊपर आप पानी फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज भी उन्होंने धरना दिया हुआ था, जी तो जी। आप उनको मिलने नहीं दे रहे। ये क्या माइंडसेट है ये? ये माइंडसेट वही है, हार्ड स्टेट का माइंडसेट है। और इसमें ये जो सिविलियन इनके साथ लगे हुए हैं, ये जो पीएमएनएन के लोग हैं और पीपीपी के, ये एंजॉय कर रहे हैं इसको, क्योंकि इनको ये पता है कि भाई हमें, अगर हम जाएंगे तो ये फौज हमें जाने नहीं देगी। द फौज इज आवर सेवियर। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी। बिल्कुल, और द थिंग ऑफ इट इज कि फौज को कोई रिमूव करने वाला है ही नहीं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपसे कहता हूं कि भाई देखें, पीटीआई रेवोल्यूशनरी पार्टी नहीं, इनकलाबी पार्टी नहीं है। उसके लिए चेंज होते होते काफी वक्त लगता है। तो इनकलाब हाँ, की आप बात भूल जाएं, मूवमेंट की बात भूल जाएं। पीटीआई स्टिल डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोशिश उनकी यही है कि डेमोक्रेटिक चेंज आ जाए किसी तरह, और वो बहुत ही मुश्किल चीज हो गई अब, क्योंकि इन्होंने सारा सिस्टम स्टैक कर दिया अगेंस्ट पीटीआई, अगेंस्ट इमरान खान। जिस तरह ये इमरान खान को ट्रीट कर रहे हैं, बंद कर रखा है, बिकॉज दे थिंक दे कैन गेट अवे विद इट। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड दिस इज वेरी सीरियस एक्चुअली। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा एक हमारा जो एक आप कह लें कि निज़ाम है सो कॉल्ड, वो सारे का सारा तलपट हो जाएगा साथ भाई। जी हाँ। और जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इसके रिजल्ट्स नहीं आते कुछ, क्योंकि ये बता रहे हैं आपको कि रिजल्ट्स इसके ये आएंगे कि हम ये फॉल्स स्टेबिलिटी जो आ गई है मुल्क के अंदर, कि कोई ऑपोजिशन नहीं है, उसमें हम इकोनॉमिक ऐसे चेंज करेंगे, लोगों को उनकी जिंदगी को, पॉवर्टी को कम करेंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो इनके लिए कोई वक्त ही नहीं होगा, ये सिस्टम उड़ जाएगा। और तो इनकी जो स्ट्रेटेजी है यही है कि भाई किसी तरह कुछ दिखाएं, दिखावे के लिए कुछ दिखाएं। और अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा। कुछ भी नहीं आ रहा। जो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको पता ही है कि कितनी नीचे चली गई भी है। कोई बंदा अपने आप को सिक्योर ही नहीं फील कर रहा तो कैसे इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल। और हर हफ्ते इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स होते हैं, मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का भी आदमी हूं। और उसमें से ये बातें ही बातें हैं कि भाई कल ये आ जाएगा, परसों ये आ जाएगा, और इस तरह हमारी चेंज आ रही है, हम इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर रहे हैं। भाई उसका कोई रिजल्ट तो आए। और भाई ये 2 हार्ड साल स्टेट तो है ये। ऑलरेडी हो गए ना इनको। भाई इमरान खान को गए हुए ऑफिस से अब तो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। हाँ, हाँ। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखें ना, इन्होंने 3 साल में हार्ड स्टेट बनाते बनाते जी जी। लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उनकी इकोनॉमी को देखें, उनका सोसाइटल लेवल पे देखें क्या क्या चीजें कर दी हैं कि आप एक बहन को अपने भाई से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे, और आप उनको उनके ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं, उनके ऊपर आप उनको गालियां भी दे रहे हैं, आप उनको गालियां दिलवा भी रहे हैं। सो दिस इज अनबिलीवेबल एक्चुअली। जी, और दुनिया बिल्कुल चुप है। इन्होंने इसका भी कंट्रोल कर लिया ना। इन्होंने ओवरसीज ऐसी रिलेशनशिप्स बना ली हैं
और खुद अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है इनकी कि ये समझते हैं कि दुनिया से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। हाँ, तो वो नहीं आ रहा ना, देखे ना, यूरोपियन यूनियन चुप है, यूके चुप है, वो तो खैर ऑन बोर्ड है ना, वो ये सारे एक्टर्स जो हैं, ये तो वो लंदन प्लान का हिस्सा है ना, ये इन्हीं की तो एश्योरेंस के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ जरा मुझे बताएं, DGISPR साहब की मुलाकात हुई है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ, कुछ ब्यूरो चीफ वगैरह के साथ भी, और उसके साथ हमने पहले देखा कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ भी जाके कई जगहों पर जाके मिल रहे हैं। तो अब DGISPR साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि जो कई जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इशारा उनका ज़ाहिर है PTI की तरफ है। तो मुझे ये बताएं कि जो PTI के लोग हैं, क्या वो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या वो एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं? बिल्कुल एंटी इंक्रोचमेंट की बात हो रही है। भाई आप किस तरह खुद को ये कहते हैं कि स्टेट अगर अनफेयर हो, अगर स्टेट अनजस्ट हो, अगर स्टेट रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करे, भाई हम सब अपोज करेंगे उसे, तो वो एंटी स्टेट कैसे हो सकता है? भाई स्टेट हैज टू बी फेयर टू, स्टेट हैज टू फॉलो द लॉ। लॉ तो कोई है ही नहीं, इस जंगल लॉ। तो भाई हाँ, ऑपोजिशन तो उसकी एंटी स्टेट तो नहीं हुई ना कि कसाना साहब। हाँ ना, लेकिन DGISPR साहब को लगता है कि जैसे जो लोग भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं या वो कहते हैं कि जी आप अपने डोमेन में रहें, वो एंटी स्टेट हो जाते हैं। या तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ी हुई ना कसाना साहब, वो तो एक जनरल हैं यूनिफॉर्म के अंदर। वो ऐसे सारे जनरल सारी दुनिया में इस तरह की बात करते हैं, लेकिन सारी दुनिया में इस तरह के सिस्टम नहीं चलते पाकिस्तान में जैसे चलता है। लॉन्ग भाई वहां के जो जनरल्स हैं सिविलियन कंट्रोल में रहते हैं, फिर भी बातें कभी कभी कर लेते हैं, फिर फायर हो जाते हैं। भाई जनरल मैकार्थर को जब फायर किया था प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने यहाँ अमेरिका के अंदर, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जनरल्स, लेकिन उन्होंने इस तरह की कुछ बातें की थी, ही वाज फायर्ड। नहीं तो अभी आप देखें ना, ये जो हैक्सेट है, इसने आते ही कितने लोगों को फायर किया। जहाँ वो अपनी जगह बात है, लेकिन उसने डिफरेंट रीजन के लिए फायर किया। उसने ये नहीं कहा कि भाई हमें तुम अपोज कर रहे हो, उसने ये कहा कि तुम जो हो ना हमारी पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा है, विच इज कि भाई हम वॉर की मिनिस्ट्री बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये वो डिफरेंट डिस्कशन था। हाँ, लेकिन वो फायर तो कर सकते हैं, लेकिन सिविलियन अथॉरिटी तो एस्टैब्लिश होती है ना इसमें। एग्जैक्टली राइट। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज जरा मुझे बताएं कि साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो कल रुखसत हो रहे हैं। अभी तक जो फील्ड मार्शल साहब हैं, बल्कि जो अब बनने जा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के सरबराह भी बनने जा रहे हैं, तो उनका नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, और अभी 3-4 दिन रह गए हैं बाकी। ये क्या हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि नोटिफिकेशन जानबूझ के नहीं आ रहा, या कुछ चक्कर हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है इसमें। कोई इन्होंने सिस्टम ऐसा स्टैक कर रखा है कि भाई देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन्होंने जो तरमीम पास की थी 1 साल पहले, उससे नोटिफिकेशन की जरूरत है। इनको एक्सटेंशन एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 32 तक हो गई है इनकी ऑलरेडी, तो 5 साल ये हैं ऑलरेडी ऑफिस में। अब इनकी एलिवेशन हो रही है, तो वो होंगे ये चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो वो नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ही स्टिल रिमेन्स द हेड ऑफ द आर्मी। उनको एलिवेट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर हम कुछ रीड कर सकते हैं। ये सिस्टम इसी तरह चलेगा और इनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन जो ऑफिस है साहिर शमशाद मिर्जा साहब का, वो आप समझ लें कि इनके वो एबॉलिश हो जाएगा, और वो भी फील्ड मार्शल साहब के हाथ में आ जाएगा, और उसके जरिए वो आर्मी को भी विद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्योंकि वो तो बेसिकली जो शमशाद मिर्जा थे ना कसाना साहब, आपको पता है कि वो तो एक डेस्क के और एक स्टेनो होता था, और वो बेसिकली जी, तो उनका तो सिर्फ वो एक बहुत ही सेरेमोनियल किस्म का एक ऑफिस था, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ होगा। अच्छा, इसमें ये भी होगा कि जो एयरफोर्स चीफ हैं और जो नेवल चीफ हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी अब ये डिफेंस फोर्सेस वाले करेंगे? मेरा एब्सोल्युटली ये करेंगे। इनकी इनपुट बहुत मेजर होगी इसके अंदर के कौन पॉइंट होता है। और मेरा ये ख्याल है कि दोनों को, ये जो एग्जिस्टिंग हैं, इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे आपने राजनाथ सिंह का कहा थोड़ी देर पहले, लिंक कर देते हैं ना सारी चीजें। दे डोंट वांट अ डिस्ट्रप्शन ऑफ दिस सिस्टम। अगर थ्रेट्स वहां से आती रही, जैसे राजनाथ सिंह ने एक स्टूपिड थ्रेट दी है रिसेंटली, व्हिच ही कैन नॉट अपहोल्ड एनीवे, ही नोज दैट। तो फोर्सेस के अंदर यूनिफिकेशन जो है वो एक और जवाब बन जाता है इनके लिए। हाँ, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो कहा है
क्या हमें उसको सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि देखें, डिफेंस मिनिस्टर है, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरह नहीं है। वो अच्छा खासा उसकी वहाँ पे से है। अगर वो ये कुछ कह रहा है तो सीरियस है ये बात? बिल्कुल सीरियस बात है। मैंने जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में भी कहा था आपसे कि भाई ये बहुत सीरियस बात है। ये जो हैं ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और इनकी कोशिश भी यही हो कि अंडरमाइन करें पाकिस्तान को। पाकिस्तान इनके लिए इनकी जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, इसमें परमानेंट एनिमी है पाकिस्तान, तो उसमें वी हैव टू टेक इट सीरियसली। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आफ्टर व्हाट हैपेंड इन मई में जो हुआ था उसके बाद इनको बहुत केयरफुली पाकिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिस्पांस अब नेक्स्ट आएगा वो इतना हल्का नहीं होगा। हल्का नहीं होगा। लेकिन एक चीज मुझे बताए ना कि वाई सिंध? देखिए ना, पहले तो ये पीओके सो कॉल्ड कहते थे, पीओके की रट लगाई भी होती है इन्होंने। अब ये सिंध के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? सिंध के साथ इनका क्या प्रॉब्लम है? इनको देख रहे प्रॉब्लम ये है, मैं उसमें मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जो सिंध वाला या जो दूसरा बॉर्डर है वो सेटल्ड बॉर्डर है। जो एलओसी है, चलें वो तो उसके ऊपर डिस्प्यूट है, लेकिन ये तो सेटल बॉर्डर के बारे में इस तरह की मैं अब क्या लफ्ज कहूं, रहने दें। लेकिन ये है कि इस तरह की बढ़क लगाना, क्या ये इसके पीछे कोई ना कोई डिजाइन है उनका? डिजाइन भी है, लेकिन एक चीज इन्होंने, एक इंडिया क्या कर रहा है इन द लास्ट 10-15 इयर्स, उनकी नेवल बिल्डअप जो है बड़ी मेजर हो रही है। बहुत मेजर बिल्डअप हुई है उनकी नेवल फोर्सेस की। तो उनका ये ख्याल है कि मे बी ये जो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, जिसमें गवादर भी है या चाइनीज प्रेजेंस भी है वहां, ये वो, इसके ऊपर बलूचिस्तान भी है, लेकिन सिंध जो है एक सॉफ्ट अंडरबेली है पाकिस्तान का, विच इज नॉट इजी टू डिफेंड। तो हम उसको आके ले सकते हैं एनी टाइम यू डू समथिंग अगेंस्ट अस। तो ये एक एस्पेक्ट है उनका। और फिर ये सिंधी नेशनलिज्म तो आपको पता है बहुत पहले से चल रहा है, जिनके लिंक्स पहले जमाने में, अब तो कम है, लेकिन पहले लिंक्स होते थे। समझा जाता था कि भाई इनके लिंक्स हैं इंडियंस के साथ एंड सो ऑन। तो ये दे आर जस्ट क्रिएटिंग हाइप एंड दैट्स ऑल। इसमें एक चीज जो है साथ भाई, मैं आपकी उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा, और वो ये है कि ये जो खबर थी, इसके ऊपर मैं एक इंडियन चैनल का भी तबसरा देख रहा था। वो ये उसमें बड़े खुश हो रहे थे कि जी देखें, पाकिस्तान का जो सिंध है उसके ऊपर बारे उन्होंने बात कर दी है, और ये बिल्कुल ठीक किया है। और वो इसलिए ठीक किया है कि जो सिंध का जो एक सिलसिला है वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो रेस्टिव है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए अगर सिंध के साथ उन्होंने ऐसे कर दिया तो ठीक। अच्छा भाई, अगर हम शुरू हो जाएं कि ईस्ट में क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ईस्ट पंजाब में क्या हो रहा है, अभी अभी खालिस्तान के रेफरेंडम की बात कर रहे थे। अच्छा, वही एंकर जो है वो वैसे चैनल जो है, ये फर्स्ट पोस्ट जो वो पलकी शर्मा जो करती है, ये मुझे लगता है कि ये आरएसएस और रॉ का एक कंबाइंड एक चैनल है, जिसका सारे का सारा जहर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वो उंडेलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, जो आर्गुमेंट वो हमारे लिए दे रही थी, अब वही उसके खिलाफ जब ये खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है यहाँ पे कनाडा में, तो उसको क्रिटिसाइज कर रही है उन्हीं आर्गुमेंट्स की बुनियाद के ऊपर। तो मैं कह रहा हूं कि भाई, अगर वो चीज जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए भी फिर सोचे ना। जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक बड़ी क्लासिक बात आपसे करने वाला हूँ, बिल्कुल इसी को कवर कर देंगे कि जब बांग्लादेश बनने से पहले थोड़ी देर की बात हुई, ये इसी तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे इंडिया से, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था उस वक्त, ये हिस्टोरिकल पॉइंट है, कि देयर विल बी अ बांग्लादेश अंडर एवरी बुश इन इंडिया, अगर आप ये करेंगे तो आपकी बात को बिल्कुल तारीफ मैं करता हूं कि अगर ये इन्होंने ऐसी चीजें की तो रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। और तो ये चीजें इनको ज़हन में रखनी चाहिए। और खास तौर पे ये जो इस तरह के चैनल्स खुले हुए हैं, जो इन्होंने एजेंसीज ने इनकी इंडिया की वालों ने खोले हुए हैं, मैं हैरान होता हूँ कि कैसे कैसे आर्गुमेंट्स देते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। जब अपने ऊपर आती है तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो ये खालिस्तान का जो रेफरेंडम है, मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें इसके ऊपर काफी ज्यादा शोर हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी ये कनाडा में कैसे आप ये इजाजत दे सकते हैं। भाई, इस तरह इजाजत दे सकते हैं, इस तरह आप हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन होते हैं उनको आप लोग करते हैं, बलोचिस्तान के ये जो बीएलए वगैरह हैं उनको आप करते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पे भी लोग करेंगे फिर। बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं। अब देखें ना, ये 53,000 लोगों को उन्होंने बुला के रेफरेंडम करवाया जी अपना। जी जी बिल्कुल। और ये इनको तकलीफ हुई होगी बहुत ज्यादा, और होती रहेगी, क्योंकि इनकी पीआर के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है इस चीज का कि भाई सिख जो हैं अभी तक भूले नहीं है जो हुआ था गोल्डन टेम्पल में, और जो इन्होंने किया था वहां,
और फिर आपको पता है इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, मैं रिपीट नहीं करना बिल्कुल चाहता। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लेकिन 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 जो ऐसी चीजें हैं, जब तक कि ये सारी सियासी चीजें पाकिस्तान में भी और वहां भी, हाँ हाँ और एक दूसरे के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, जरा आ जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान हमारे लिए एक बहुत मसला बना हुआ है कि हम लोग आज भी, मैं देख रहा था हमारे जो वज़ीर दिफा साहब हैं वो कोई ना कोई इस तरह की बोंगी मार देते हैं। तो ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में एक डिप है, और बहुत शदीद डिप किस्म का आ गया हुआ है, उसको चैनलाइज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है इंडिया। अब लेटेस्ट खबर ये है कि उन्होंने कहा है कि हम अपनी कार्गो फ्लाइट्स जो हैं वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो शुरू करेंगे अफगानिस्तान के लिए, कंदहार के लिए। ये कितना बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के रिलेशंस के लिए, और जाहिर है कि वो अपनी ट्रेड की जो ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई फिर करेंगे, और पाकिस्तान के ऊपर रिलायंस उनकी कम से कम होती चली जाएगी। तो ये इज इट डेंजरस मूवमेंट जी, ये जो लॉन्ग टर्म मूव है? है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कसाना साहब, लॉन्ग टर्म तो डेंजरस है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन हुई। पाकिस्तान के फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए विद सॉवरेन अफगानिस्तान, और अगर उनकी ट्रेड, जो कि हमारे ऊपर बड़ा असर पड़ता है उस चीज का, अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं होती तो हमारे लोग भी सफर करते हैं उससे। लेकिन हाँ जिस तरह ये लोग जा रहे हैं, जिस तरफ ये लोग जा रहे हैं कि भाई आप टिट फॉर टैट करेंगे, तो फिर वो मुल्क भी यही करेगा, तो और इंडिया उसको एक्सप्लॉइट करेगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि इकोनॉमिकली अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, और मैं हो जाएगा कि भाई ये बड़ा एक्सपेंसिव है। कार्गो फ्लाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, लैंड रूट्स आर मच चीपर। एक तो पाकिस्तान का बॉर्डर है सब हाँ कुछ, हाँ दोनों मुल्कों के लिए, अफगानिस्तान इंडिया के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी ऐसी चीजों की। और उसको आई डोंट नो वेदर दिस इज वायबल और नॉट, ये कह रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं होगा ये? मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग टर्म, अनलेस के कोई उन्होंने ऐसी चीज डेवलप कर ली है जिससे ये चीपली हो सके, नहीं होगा। वरना मुश्किल है, वरना मुश्किल है। अच्छा जी, वो तुर्की वाला क्या मसला है? ये जो आर्टिकल है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान डिस्प्यूट जो है उसके बारे में उन्होंने बात की है। कह रहे हैं कि तुर्की हैज रिन्यूड मीडिएशन एफर्ट अमिड पैरेलल मूव्स बाय ईरान। तो इस पे क्या डेवलपमेंट हो रही है जी? ये काफी अच्छी चीज है कि भाई होती रहे, क्योंकि आपको पता है कतर की रिलेशनशिप, कतर की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी हाँ रिलेशनशिप तालिबान से बड़ी पुरानी है। तो वो हाँ अपनी जगह बातचीत कर रहे हैं। इस तरफ तुर्की और ईरान भी, अभी बड़ा सीनियर आदमी आया हुआ है ईरान से पाकिस्तान। तो जब से बिहाइंड द सीन्स टॉक्स चलती रहे तो पॉजिटिव ही चीज है ना। फिर वॉर तो नहीं होती, या स्कर्मिशेस होती रहती हैं, लेकिन साथ साथ उसके साथ टॉक्स भी होती रहती हैं, हॉट एंड तो कोल्ड। ये आप इसको बेसिकली एक अच्छी डेवलपमेंट कह रहे हैं कि अगर ये होता है तो अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज भी बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो इसराइल के बारे में है, और वो बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट लिखी है उसने। मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 in 4 जो इसराइलीज हैं कंसिडरिंग लीविंग द कंट्री, पोल जी पोल आया है नया, उसमें कहा 30% ऑफ अरब्स, 20% ऑफ ज्यूज थिंकिंग ऑफ एमिग्रेटिंग। ये क्या बात है जी? जी हाँ, बड़ी सीरियस बात है इसराइल के लिए। और ये आपको पता है इजरायली न्यूज़पेपर है मेन इनका, हाँ और फैक्टर यही है सबसे ज्यादा, इनसिक्योरिटी। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी जनरेशन ने तो सरवाइव कर लिया, लेकिन हमारे बच्चे और उनके बच्चे किस तरह सरवाइव करेंगे इस कैसे हॉस्टाइल सर्वाइव करेंगे? एटमॉस्फेयर में, विदाउट एन एग्रीमेंट विद द अरब्स, विद द पैलेस्टीनियंस। तो ये बेसिकली सिचुएशन है भाई। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं हो सकती वहां, क्योंकि हर वक्त एक थ्रेट रहती है। तो हमारा जो है, हमारा ताल्लुक जो है वो, हम एक तरफ इसराइली खुद छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम तो इसराइल की गोदी में जाके बैठने के लिए तैयार हुए हैं। जी हाँ, वो हमारी जियोपॉलिटिक्स है, हमारा अपना एक मौकफ है कि भाई अगर पैलेस्टीनियन स्टेट हो जाती है, जो सऊदी हाँ अरब का भी यही मौकफ है, तो उस वक्त हम हाँ इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। लेकिन सर, नॉट नेतन्याहू's इसराइल, वी हाँ रिकग्नाइज ठीक है, इसराइल जिनसे हम बात कर सकें। और ठीक है। देखें क्या होता है। चलें, इस पे देखते रहेंगे, आपकी इंशाल्लाह तजवीज़ लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम।